समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद उपाध्याय की लिखी हुई कहानी जिनावर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ओ मेरा बेटू, माय स्वीट हार्ट, तुम्हें भुक्कू लगी है? ओ नो शोभा, डिंचू बाबा को खाना दो। मंजू ने अपनी नौकरानी को आवाज़ दी। डिंचू उसकी गोद में बैठा बार बार अपना मुंह उसके होंठों तक ले जाता। मंजू से नो नो कहकर पुचकारती और अपना सिर पीछे की ओर ले जाती। इसके बावजूद डिंचू अपने प्रयास में एक बार सफल हो ही गया और तब उसने जीभ बाहर निकालकर अपने मुंह के उस भाग पर फेरी जो मंजू के होंठों के संपर्क में आ गया था। एक अजीब सी आवाज़ उसने मुंह से निकाली, कुछ कुछ छोटे बच्चे की किलकारी की तरह। वो मंजू की गोद से उतरकर पलंग से भी नीचे आ गया। शोभा उसका खाना ले आई थी और वो खाने में व्यस्त हो गया। मंजू 35 पार कर चुकी थी। चेहरे पर निरंतर फेशियल और मेकअप की परत से त्वचा की चमक समाप्त हो चुकी थी। बिना मेकअप बेजान चेहरा बीमार सा लगता, जो इस समय भी लग रहा था। बगल में ही छोटा सा पूजा घर था। वहाँ अम्मा पूजा कर रही थीं। उनका दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा था। अम्मा का मन पूजा में नहीं लग रहा था। उनका ध्यान बार बार डिंचू की तरफ चला जाता, जो इस समय खाने में व्यस्त था। 1.5 महीने हो गए थे अम्मा को आए हुए, लेकिन अभी भी डिंचू के लिए उनके मन में जरा भी स्नेह भाव नहीं उपजा था। नो नो डिंचू, शोभा डिंचू को वॉश करो। मंजू का पूरा ध्यान डिंचू पर ही था। डिंचू का पेट भर चुका था और अब उसने खाने वाले बर्तन से खेलना शुरू कर दिया था। अम्मा का स्वर थोड़ा और तेज हो गया था। डिंचू को उठाकर शोभा बाथरूम में चली गई थी। अम्मा अब आरती के साथ घंटी भी बजाने लगी थी। स्वर घंटी की तेज आवाज़ में खो गया था। मंजू सब समझ रही थी। अम्मा जी का आक्रोश, डिंचू से उनका चिढ़ना और उनकी इसी चिढ़ में उसे मचा रहा था। वो जानती है कि अम्मा डिंचू को कुछ नहीं कह सकती। उनका अब समय खत्म हो चुका है। उनकी सास वाली ठनक विवाह के शुरुआती दिनों में अम्मा जी के तानों और डांटों ने उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई। जब वो याद करती है तो मन कड़वा हो जाता है। तब वो सिर्फ आंसू बहा सकती थी। ऐसे समय में राजेश ये जरूर कहते, अरे मंजू, माँ की बात का बुरा नहीं मानते, वे थोड़ी तेज हैं पर मन की बुरी नहीं है। राजेश बड़े थे। छोटा भाई रमेश पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था। वो गांव की लफंगई में ज़्यादा रमा रहता था। पिता किसान थे और उनकी सारी आशा के केंद्र राजेश ही थे। वे उसमें खरे भी उतरे। अभावों के बीच भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और पास के शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। चाहते तो थे घर के लिए बहुत कुछ करना, पर कर नहीं पाए। मंजू की महत्वाकांक्षाएं इतनी वृहद थीं कि उनके आगे सब कुछ बौना होता चला गया। राजेश तब चंडीगढ़ में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। इसके बावजूद मंजू चंडीगढ़ चली आई थी। अब कम से कम सास के आतंक से वो मुक्त थी। अपने हिसाब से जी सकती थी। यहीं बड़ी बेटी हुई, फिर छोटी, और बस। राजेश ने साफ कह दिया, अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरी औकात के हिसाब से 2 ही काफ़ी हैं। यदि मेरे भाग्य में बेटा होता तो इनमें से ही कोई एक हो जाता। मंजू के काफ़ी विरोध के बाद भी राजेश ने छोटी के पैदा होने के साथ ही उसका ऑपरेशन करा दिया था। तब शायद राजेश भी नहीं जानते थे कि कभी लक्ष्मी उन पर इतनी मेहरबान हो जाएंगी कि उन्हें दोनों हाथों से बटोरना पड़ेगा। कार, शानदार मकान और दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उनकी सुख सुविधाओं को दर्शाते थे। नहीं था तो उनका कोई वारिस। एक दिन सब कुछ बेटियों और उनके पतियों का हो जाना था। राजेश को भी बेटे की कमी अखरने लगी थी, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। अपने हाथों से पेड़ की उस डाल को काट बैठे थे जिसमें फल लगना था। उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा था। रमेश गांव के ही होकर रह गए। खेती बाड़ी भी अब काफ़ी एडवांस हो गई थी। पहले से कई गुना ज़्यादा पैदावार होती। वोट की राजनीति के कारण किसानों के लिए तरह तरह के लाभों की घोषणा होती रहती। ये लाभ जिनके लिए होता उन्हें भले ना मिलता हो, लेकिन रमेश जैसे दबंग उसका लाभ जरूर उठा लेते। रमेश के भी 2 बच्चे थे, दोनों बेटे। बड़ा 8वीं में था, छोटा 3री में पढ़ता था। बड़ा बेटा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लगा था, जबकि वे चाहते थे कि वो बड़का भैया जैसा बने।
इसके लिए वे बड़े भाई से कई बार अनुरोध कर चुके थे। भाई साहब ना हो तो चिंटू को अपने पास रख लेते। यहाँ की पढ़ाई आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, बिगड़ रहा है। वहाँ आपके पास रहेगा तो आदमी बन जाएगा। राजेश चुपचाप सुन लेते पर बोलते कुछ नहीं, ना हाँ और ना ना। बोले भी तो कैसे? मंजू तो सुनते ही तमक गई थी। अब ई आफत कौन ढोएगा? हमें का छोटे बाबू पूरा इडियट समझे हैं? बाप दादा का पूरा प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है। साल में 10-20 हज़ार आपसे ही झटक लेते हैं। अब बेटे को भी हमारे सिर पर थोप कर पूरा एंजॉय का मूड बना लिए हैं। हमसे नहीं होगा। आपको भाई से बहुत प्रेम है तो हॉस्टल में डाल दीजिए। रमेश को जब भाई की तरफ से कोई आशाजनक उत्तर नहीं मिला तो अम्मा से बोले। अम्मा को बात समझ में आई। बात तो तुम्हारी ठीक है। यहाँ चिंटुआ बिगड़ रहा है। बड़कू ले जाते तो उसका भाग संवर जाता, लेकिन महारानी जी थोड़ी ही चाहेंगी। अम्मा को राजेश बहुत मानते थे। अम्मा भी ये समझती थी। बातचीत में राजेश को हमारे श्रवण कुमार और मंजू को महारानी जी बुलाती। अम्मा 2 महीने के लिए राजेश के पास जाने वाली थीं। रमेश चाहते थे कि अम्मा चिंटू के लिए बड़का भैया पर दबाव बनाए। अम्मा ने आश्वासन भी दिया था, मौका देकर बड़कू से बात करूंगी। पर 1.5 महीना हो चुका था। राजेश के पास समय ही नहीं था। वो अपनी कंपनी के बहुत बड़े अधिकारी थे। मोटा पैसा मिलता था तो काम भी बहुत था। देर रात को आते तब इतना थके होते कि बात करने का कोई मतलब नहीं होता। सुबह 8 बजे से पहले सोकर नहीं उठ पाते। उठने के साथ मोबाइल उनके हाथ में होता, फिर वही व्यस्तता। मंजू के सामने बोलने से कोई फ़ायदा नहीं था। मंजू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके बावजूद पैसे ने उसके व्यक्तित्व को बदल दिया था। कम से कम वो तो यही समझती थी कि वो सुघड़ और समझदार गृहिणी है, और उस समझदारी को कायम रखने के लिए वो उस हर काम में उत्साह दिखाती जो अक्सर संपन्न लोग करते हैं। वो डिज़ाइनर कपड़े पहनती, महंगे श्रृंगार प्रसाधनों का इस्तेमाल करती, बालों को एक विशेष आकार में कटवाती, ठीक उसी स्टाइल में जैसे माधुरी दीक्षित ने अपनी किसी हिट फिल्म में अपनाया था। उसने कार चलाने की कोशिश की थी पर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाई थी। 2-4 अंग्रेजी के शब्दों को भी वो अपनी दैनिक बातचीत में जरूर घुसेड़ देती। दोनों बेटियां शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थीं। 3 बेडरूम वाला ये फ्लैट अभी हाल ही में खरीदा था। इसके पहले तक वे कंपनी द्वारा आवंटित आवास में रहते थे। कंपनी द्वारा दिया गया आवास भी कम शानदार नहीं था, लेकिन अपने घर का तो मज़ा ही कुछ और होता है। 35 लाख का ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था। यहाँ आने के बाद मंजू ने देखा कि सभी के पास शानदार कुत्ते हैं, तो वो भी कुत्ते के लिए दबाव बनाने लगी। डाबरमैन, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, पोमेलियन, इन सब नस्लों के कुत्ते यहाँ पर थे, जिन्हें सुबह शाम उनके मालिक गले में पट्टे डाले बड़ी शान से घुमाते। मंजू को ही नहीं, दोनों बच्चियों को भी श्वान प्रेम जोर मारने लगा। आखिरकार एक मेल पामेलियन का छोटा सा बच्चा इस घर में भी आ ही गया। सफ़ेद रुई के फाये जैसा पिल्ला जल्द ही उस घर का सदस्य हो गया। उसके लिए साबुन, बिस्कुट, खिलौने भी खरीदे जाते। इन्होंने डिंचू नाम रखा था उस पिल्ले का। मंजू उसकी मम्मा थी, बेटियां दीदी बन गई थीं, और राजेश डैड। एक तरह से वो इस घर का अघोषित बेटा था। अम्मा के आने के बाद डिंचू को दादी भी मिल गई थी। अम्मा के लिए रिश्ता असहनीय था। मंजू जानबूझकर कहती, डिंचू माय सन, देखो दादी क्या कर रही हैं, जाओ उनके साथ खेलो। अम्मा का पारा चढ़ जाता। क्या बात है, साला ये जमाना आ गया। अब हम कुकुर की दादी बन गए। जिसके पास दूठो पोता और दूठो पोती हों, वो इस मिलेच्छ जिनावर की दादी काहे बनने जाए। अम्मा की कुड़न से मंजू को बहुत सुख मिलता। नवंबर का दूसरा सप्ताह था। सर्दी अब धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रही थी। राजेश उस दिन फुर्सत में थे। घूमने का विचार बना। मंजू और बच्चे चाहते थे कि टिंचू भी चले। राजेश ने मना कर दिया। अरे यार, कुछ शॉपिंग भी करनी है, पता नहीं कितना समय लगे। वहाँ इसे कार में छोड़कर जाना अच्छा थोड़े ही होगा। डिंचू शोभा की गोद में छोटे बच्चे जैसा मचल रहा था। जब कहीं बाहर जाना होता तो सबसे पहले कार में बैठता, ठीक राजेश के बगल में। मंजू बैठ जाती तो वो उसकी गोद में आ जाता। वे शॉपिंग मॉल में बहुत देर तक खरीदारी करते रहे। अम्मा के लिए शॉल, बच्चों के लिए गर्म कपड़े और डिंचू के लिए भी।
अम्मा को 10 दिन बाद वापस भी जाना था। बच्चे बहुत याद आ रहे थे। उनकी ढेर सारी फरमाइशें थीं, मगर अम्मा चाह कर भी राजेश से कुछ कह नहीं पा रही थी। हाँ, जब डिंचू के लिए स्वेटर खरीदा जा रहा था तो अम्मा अपने आप को रोक नहीं पाई। वो काला वाला स्वेटर चिंटुआ के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इसके आगे अम्मा कुछ बोलती, मंजू का चेहरा देख कर वो शब्दों को निगल गईं। अम्मा जी, आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। रोज़ रोज़ यहाँ इतना दूर नहीं आया जा सकता। मंजू की आवाज़ में झुंझलाहट थी। शाम को जब वे लोग घर पहुंचे तो राजेश काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। शायद बहुत दिन बाद अपनी मर्जी से एक दिन जी पाए थे। वे अम्मा के कमरे में आ गए। अम्मा, आज तो तू बहुत थक गई है, ला तेरा पैर दबा दें। इस बार तो तुझे कहीं ले ही नहीं जा पाया। सोचा था कि हरिद्वार चलेंगे, फिर वहीं से मसूरी। वहाँ इस समय बर्फ़ गिर रही होगी, लेकिन प्रमोशन के बाद इस नए विभाग में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। राजेश पैर दबा रहे थे। अम्मा गदगद थीं। ऐसे ही थोड़े श्रवण कुमार कहती हैं। समय अच्छा था। अम्मा को लगा कि पिंटू की पढ़ाई की बात चलाई जा सकती है। अम्मा ने खकार कर गला साफ किया। देखो बड़कू, भगवान की दया से छोटे के दोनों बच्चे तुम्हारी तरह समझदार हैं। छुटकू तो अपनी ज़िंदगी गोड़ लिए। अब लगता है पिंटुआ भी चौपटे हो जाएगा। गांव का माहौल तो अब पहले से ज़्यादा खराब हो गया है। ननकौआ हजाम का लड़का तो अपने चाचा के लड़के का ही अपहरण करवा दिया था, फिर कत्ल भी करवा दिया। बित्ता बित्ता भर के लड़के पाउच पीते हैं, गुटखा खाते हैं। कितना कोई रोक पाएगा? समझ रहे हो ना? तुम्हारा ही वंश है, कुछ बन जाएगा तो तुम्हारा भी नाम होगा। राजेश माँ की बात सुनते रहे। उन्हें खुद भी तो इस समस्या का हल नहीं सूझ पा रहा है। मंजू ने तो साफ कह ही दिया है, पैसा भेजिए, हम कभी आपका हाथ नहीं रोके हैं, न रोकेंगे, पर दूसरे का बच्चा हम नहीं पालेंगे। मेरा भाई भी तो बोलता है अपने बेटे के लिए, हमने तो साफ मना कर दिया। आप काहे नहीं मना कर पाते हैं? दूसरे के बच्चे को चाहे जितना प्यार करें, अंत में कलंक ही लगना है। ऊपर से अगर बिगड़ गया तो बदनामी अलग। लेकिन राजेश ये सब माँ से नहीं कह सकते थे। अम्मा राजेश को ना बोलता देख समझ गईं कि वे चिंटू को नहीं रखेंगे। अम्मा के अंदर छिपा पिछले कई दिनों का भड़ास उबलने लगा। का बड़कू, तुम्हें भी आँख का पानी मर गया है? जिनावर के बाप बन सकते हो, उसके लिए कपड़ा इत्र फुलेल पर हजारों फूंक सकते हो, पर अपने ही भाई के बेटे के लिए? आगे अम्मा के शब्दों को उनके गाल पर ढुलक आए आंसुओं ने पूरा कर दिया। अचानक कमरे की हवा काफ़ी बोझिल हो गई थी। अम्मा ने अपने आंचल से आंसुओं को पोंछा और अपने पैर से कोड़ लिए। राजेश का मन द्रवित हो गया। बोल वे तब भी कुछ नहीं पाए। तभी डिंचू को सूंघता हुआ कमरे में चला आया। पीछे पीछे मंजू भी आ गई। ओ डिंचू, डैडी को डिस्टर्ब नहीं करो, वो बिजी हैं, चलो स्लीपिंग करो। नहीं, मैं भी चलता हूँ। राजेश कमरे से बाहर आ गए। अम्मा कमरे में अकेली रह गईं। अभी आप सुन रहे थे गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी जिनावर। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।